हेलो दोस्तों, एक्स के सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक विचारों का इतिहास में एल्फ्रेड मार्शल के आर्थिक विचारों का वर्णन करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं जो एल्फ्रेड मार्शल थे वो किस प्रकार अपने आर्थिक विचार को दिए थे। मार्शल मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नया आधुनिक रूप प्रदान किया है ना दोस्तों। जो मार्शल थे उन्होंने अर्थशास्त्र को एक है ना आधुनिक रूप प्रदान किया। मार्शल पर विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ा है। जो मार्शल थे उन पर विभिन्न जो विचारक थे उनका प्रभाव पड़ा है। उन्होंने दर्शन शास्त्र है ना दर्शन, नीति शास्त्र, गणित, राजनीतिज्ञ आदि का गंभीर अध्ययन किया था। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की अध्ययन का वह व्यक्ति और समाज के कार्यों का जो भाग का अध्ययन करता है जो भौतिक कल्याण के साधनों के साधन को प्राप्ति एवं प्रयोग को घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। यानी कि जो मार्शल थे उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र है ना, जो भी आर्थिक कार्य किए जाते हैं ना दोस्तों, जो भी आर्थिक कार्य किए जाते हैं जिसमें जो व्यक्ति जो समाज के बीच है ना, समाज जो व्यक्ति और समाज के कार्यों के उस भाग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों जो भौतिक कल्याण के लिए होता है ना, उनके भौतिक कल्याण के लिए होता है और साधनों के प्राप्ति एवं प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है दोस्तों। ठीक है। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए मानव कल्याण पर अधिक बल दिया। और जो मार्शल थे अर्थशास्त्र को परिभाषा देते हुए उन्होंने मानव कल्याण पर अधिक बल दिया है दोस्तों। जहां धन से ज़्यादा मानव को महत्व दिया गया और जहां धन से ज़्यादा उन्होंने मानव को महत्व दिया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का नहीं मुख्यतः मनुष्य का अध्ययन है। और मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है अपितु मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं की जांच करता है और अर्थशास्त्र जो है मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं को क्या करता है, जांच करता है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो यह धन का अध्ययन है, दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, मनुष्य का अध्ययन है। एक तरफ धन का विज्ञान तो मानते हैं परंतु सिर्फ धन को ही एक अर्थशास्त्र का विज्ञान ना मानकर उन्होंने मनुष्य के अध्ययन का भी विज्ञान माना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान तो माना है, साथ ही उसे एक कला भी माना है। जो मार्शल थे है ना, वो अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान तो माना ही है बल्कि उन्होंने इसे कला भी माना है। मार्शल में अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणाली स्थिर की। और जब मार्शल थे उन्होंने जो अध्ययन की जो प्रणाली अर्थशास्त्र की वो क्या है, स्थिर की है। उनके अनुसार आगमन तथा निगमन दोनों ही पद्धति अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है ना। आगमन तथा निगमन जो दोनों पद्धतियां अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है। देखते हैं दोस्तों ये आगमन और निगमन प्रणाली क्या है। तो आगमन प्रणाली वे प्रणाली होते हैं दोस्तों जो किसी भी है ना, किसी भी सिद्धांत को किसी भी सिद्धांत को पहले अध्ययन सिद्धांत को पहले बताया जाता है ना दोस्तों। उसके सिद्धांत जो उनके नियम होते हैं वो पहले बताया जाता है। लेकिन जो निगमन प्रणाली है दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सिद्धांत होता है उसको तर्क एवं उदाहरण के सहायता से उदाहरण देकर उसे समझाया जाता है। तो वही कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र के लिए जो आवश्यक उन्होंने लिखा है कि आगमन तथा निगमन प्रणाली दोनों ही है। अर्थशास्त्र के लिए वैसे हैं जैसे कि मनुष्य चलने के लिए दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। और आगमन तथा निगमन प्रणाली वैसे हैं जैसे मनुष्य को दोनों चलने के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। उतना ही आवश्यक आगमन और तथा निगमन प्रणाली किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए है। जो कुछ अर्थशास्त्री थे जो सिर्फ केवल आगमन प्रणाली को ही मानते थे, लेकिन जो मार्शल थे आगमन तथा निगमन प्रणाली दोनों पद्धति को अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक बताया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की प्रकृति का नियम इन्होंने क्या कहा है अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में दोस्तों। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को मूलतः एक शुद्ध विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र को मूलतः एक शुद्ध विज्ञान माना है दोस्तों और उसके नियमों को प्रकृति का नियम माना है। और जो अर्थशास्त्र का जो नियम है उनको वे प्रकृति का नियम माना है।
परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अर्थशास्त्र का जो नियम है अन्य शास्त्रों की नियमों की अपेक्षा कम है। और उन्होंने यह भी माना कि अर्थशास्त्र का जो नियम है अन्य शास्त्रों की अपेक्षा इनकी जो नियम है वो कम निश्चित है। मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र का नियमों की तुलना ज्वार भाटों की नियमों से की जानी चाहिए। और मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो समुद्र के जो ज्वार भाटे होते हैं उनसे करनी चाहिए, ना कि आकर्षण शक्तियों के सरल और निश्चित नियम से, और ना कि आकर्षक एवं सरल और निश्चित नियम से। आगे दोस्तों देखते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। तो उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है दोस्तों, जो प्रोफेसर मार्शल थे उनसे पहले भी बहुत सारे के जो अर्थशास्त्री उन्होंने दिए थे। और उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत मार्शल ने भी अपना प्रतिपादन किया है। तो मार्शल के पहले जो उपभोक्ता जो है उपभोक्ता की जो बचत होती थी वो किसके नाम से जाना जाती थी, तो उपभोक्ता लगान के नाम से जानी जाती थी, है ना। परंतु मार्शल ने उसे एक व्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया। परंतु जो मार्शल थे उन्होंने एक उसे व्यवस्थित सिद्धांत का रूप में प्रस्तुत किया, है ना। और मार्शल के नाम से संबंधित है, और यह मार्शल के नाम से संबंधित है। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का अधिकय की परिभाषा निम्न रूप से दी है। और जो मार्शल है उन्होंने उपभोक्ता की जो बचत होती है ना, अधिकय जो होती है उसकी परिभाषा निम्न रूप से दी है। कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु के खरीदने के लिए जो कोई भी जो व्यक्ति किसी वस्तु के अभाव में, है ना, किसी वस्तु के जो अभाव में उसे खरीदने के लिए जो मूल्य वस्तु को देना चाहता है ना, जो मूल्य जो होता है उस वस्तु के लिए देना चाहता है, परंतु जो वास्तव में देता है वो क्या, उपभोक्ता की बचत। यानी कि जो उनके अनुसार क्या कहना है दोस्तों, कि जब किसी व्यक्ति के पास जब किसी वस्तु की कमी होती है तो वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, उस वस्तु को जो कीमत शुरू में आरंभ में देना चाहता है ना, परंतु जो बाद में देता, जो वास्तविक में देता है वही क्या होता है, उपभोक्ता की बचत होती है। यानी कि देखते दोस्तों कैसे, उदाहरण के लिए मान के चलो कि कोई व्यक्ति के पास, है ना, पेन नहीं है। अब उसके पास पेन नहीं तो वो पेन की उसके पास अभाव है, अब उसको ज़रूरत है। लेकिन अब क्या है कि उपभोग जो है दुकान उसका जो प्राइस रखता है, कि जो कीमत रखता है दोस्तों पेन का, मान के चलो 15 रुपया रखता है, परंतु उसके अभाव में वो 15 रुपये देने चाहता है, परंतु जो वास्तव में वो उसको 10 रुपया देता है। तो ये 15 और 10 का जो अंतर ही होता है वही दोस्तों उपभोक्ता की बचत होती है। आगे दोस्तों मांग की लोच, है ना। तो मांग का लोच का सिद्धांत भी मार्शल ने दिया है। तो अपने सिद्धांत नामक ग्रंथ के तृतीय खंड में मार्शल की विश्लेषण किया है ना, इलास्टिक ऑफ डिमांड का विश्लेषण किया है। मूल्य में परिवर्तन होने से जो मांग में की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का लोच कहते हैं। और जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होती है तो उसकी मांग में होने वाली मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। अब मांग की लोच को उन्होंने 5 रूपों में बताया दोस्तों। तो पहला है पूर्णतः लोचशील, जो पूर्णतः लोचशील। अब देखते हैं पूर्णतः लोचशील क्या है। तो किसी वस्तु के मूल्य में बिना परिवर्तन किए उसके मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्णतः लोचशील। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन उसकी जो मात्रा मांगी गई मात्रा उसमें अत्यंत परिवर्तन होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णतः लोचशील। दूसरा है दोस्तों अत्यंत लोचशील। किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन से मांग की मात्रा में भारी परिवर्तन होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अत्यंत लोचशील कहते हैं। तीसरा है दोस्तों लोचशील। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन होती है, तो उसके क्या कहते हैं दोस्तों, लोचशील, है ना। चौथा है दोस्तों कम लोचशील। तो जब मूल्य में अधिक परिवर्तन होने से अपेक्षाकृत मांग में कम परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उसे कम लोचशील कहते हैं। और लोचहीन दोस्तों, जब कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे लोचशील भी कहते हैं, लोचहीन मांग भी कहते हैं, जिसे बेलोचदार मांग भी कहते हैं दोस्तों।
अगला है दोस्तों प्रतिनिधि फर्म का विचार, है ना। प्रतिनिधि फर्म का विचार दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का जो विचार है इसका बहुत ही अर्थशास्त्र के इसके सिद्धांत में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने प्रतिनिधि फर्म का विचार को क्या किया, जहाँ तक कि छोड़ ही दिया था। लेकिन मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का विचार का प्रस्तुत करते हुए बताया है कि वस्तु की मजदूरी प्रतिनिधि फर्म की लागत के बराबर होती है। जो वस्तु की जो मजदूरी होती है वो प्रतिनिधि फर्म की लागत के बराबर होती है। मार्शल ने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी है कि प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है जिसका पर्याप्त समय से अस्तित्व हो, है ना। जिसका पर्याप्त समय से अस्तित्व हो यानी कि लंबे समय से वो अस्तित्व में हो, जिसे पर्याप्त सफलता मिल सकी और उसे पर्याप्त सफलता मिल चुकी है दोस्तों। जिसका प्रबंध सामान्य योग्यता से, और जिसका प्रबंध जो होता है दोस्तों उसके सामान्य योग्यता से होती है। मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक औसत फर्म होती है। जो प्रतिनिधि फर्म होती है दोस्तों एक औसत फर्म होती है। वहाँ ना घट रही है और ना बढ़ रही है, और वह ना तो घट रही है और ना तो बढ़ रही है दोस्तों। उसे ना साधारण लाभ हो रही है और ना ही असाधारण हानि हो रही है। तात्पर्य यह है कि वह फर्म एक संतुलित अथवा साम्य स्थिति में है, और वह जो फर्म है क्या एक संतुलित साम्य स्थिति में है दोस्तों। परंतु परंतु प्रतिनिधि फर्म सदैव एक आकार की होती है ना। परंतु जो प्रतिनिधि फर्म होती है एक ही आकार की होती है दोस्तों। जैसे कि किसी नवीन जंगल के प्रतिनिधि पेड़ एक ही आकार के होते हैं। उनके अनुसार जो प्रतिनिधि फर्म जो होती है एक ही आकार के होते हैं, उसमें ना ही किसी प्रकार का लाभ होता है और ना ही किसी प्रकार का हानि होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों मूल्य का सिद्धांत। मार्शल ने मूल्य के सिद्धांत को भी दिया है। उन्होंने मांग एवं पूर्ति का समन्वय किया है, और मूल्य का सिद्धांत में उन्होंने क्या किया है, मांग और पूर्ति का समन्वय किया है। मार्शल एक महान सामान्यवादी थे, है ना। मार्शल एक जो थे एक महान सामान्यवादी थे, और उन पर अनेक अर्थशास्त्रियों का एक नीति शास्त्रियों का भी प्रभाव था, और उन पर जो था अनेक अर्थशास्त्रियों एवं नीति शास्त्रियों का भी प्रभाव देखने को मिला है दोस्तों, जो उनके सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से दिखता है, और जो उनके सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो आदि का विचार था कि मूल्य लागत द्वारा निर्धारित होता है। जो एडम स्मिथ और रिकार्डो थे परंपरावादी अर्थशास्त्री, उनका जो विचार था दोस्तों जो मूल्य था वो वस्तु के लागत द्वारा निर्धारित होता है। परंतु ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री जैसे बॉम वेबर्ग बीजर इत्यादि जो थे दोस्तों वो मूल्य के निर्धारक था तो उसकी उपयोगिता को मानते थे। परंतु ये जो अर्थशास्त्री थे मूल्य के जो निर्धारक उपयोगिता को मानते थे, क्योंकि इनका कहना था कि जब किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं होगी किसी मनुष्य को, तो वह उसके मूल्य क्यों देगा, है ना। उसकी कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। तो उसी के अनुसार जो उनके अनुसार क्या था कि उपयोगिता को भी होना जरूरी है ना। तो मार्शल ने इन विरोधी विचारों को समन्वय प्रदान किया। मार्शल क्या कि ये दोनों प्रकार के जो अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री और ये नवीन अर्थशास्त्री हुए, उन दोनों के विचारों को समन्वय कर दिया यानी कि मिला दिया, और मूल्य के सिद्धांत को दूसरा ही आधार दिया। और मूल्य का जो सिद्धांत था उसको दूसरा ही आधार दिया। उन्होंने मूल्य पर मांग और पूर्ति को उपयोगिता तथा लागत दोनों ही का प्रभाव बताया, और मूल्य पर उन्होंने मांग तथा पूर्ति का भी उपयोग बताया और उपयोगिता तथा लागत दोनों का ही प्रभाव बताया दोस्तों। अल्पकाल में मांग पर, दीर्घकाल में पूर्ति पर, है ना। अल्पकाल में क्या होता है दोस्तों, मांग पर अधिक और दीर्घकाल में पूर्ति पर अधिक क्या होता है, प्रभाव होता है दोस्तों। अल्पकाल एवं दीर्घकाल मांग पूर्ति का जिस प्रकार हस्तक्षेप होता है उन्हीं के आधारों पर मूल्य के निर्धारण होता है दोस्तों। अतः मार्शल के अनुसार मूल्य निर्धारण किसी एक पक्ष पर जोर नहीं दिया था, है ना। उनके अनुसार जो किसी वस्तु का जो मूल्य होता है मांग एवं पूर्ति के द्वारा भी होता है, और वस्तु के लागत के भी द्वारा होता है, और उपयोगिता के द्वारा भी होता है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों योग्यता लगान का आभास। योग्यता लगान तथा आभास का लगान। तो सर्वप्रथम मिल ने अनुमान लगाया था कि प्रकृति का योगदान केवल भूमि ही नहीं अपितु श्रम तथा संगठन में भी होता है ना। जो मिल अर्थशास्त्री हुए दोस्तों
उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि जो प्रकृति का जो योगदान होता है दोस्तों केवल भूमि में ही नहीं बल्कि श्रम के संगठन में होता है दोस्तों। और इस प्रकार उत्पत्ति के इन साधनों को भी लगान मिलना चाहिए, और इस प्रकार उनके अनुसार उत्पत्ति के इन साधनों को भी क्या मिलना चाहिए, लगान मिलना चाहिए दोस्तों। मार्शल ने श्रम के इस बचत का संभव हुआ। मार्शल ने श्रम में इस बचत का योग्यता को लगान कहा है ना। मार्शल ने इसी बचत को योग्यता का लगान कहा है। अर्थात मार्शल के अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को योग्यता के आधार पर लगान मिलता है। और मार्शल के अनुसार उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं उन सभी को उनकी योग्यता के आधार पर क्या मिलता है, लगान मिलता है दोस्तों। अब देखते हैं मार्शल के मूल्यांकन दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के इतिहास में जो मार्शल थे, मार्शल का जो स्थान है बहुत ही ऊंचा रहा है। जो अर्थशास्त्र के जो इतिहास में जो मार्शल का जो स्थान तो बहुत ही ऊंचा रहा है। उनकी गणना एडम स्मिथ तथा माल्थस तथा रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों में की जाती है। और ये वे अर्थशास्त्री थे जो अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दिए, और उन्हीं की स्थान में इनका भी, मार्शल का भी गणना किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों मार्शल के मूल्यांकन में पहला है दोस्तों सामान्यवादी, है ना। पहला है दोस्तों सामान्यवादी। इनमें उन्होंने बताया है या उनके अर्थशास्त्र का मूल आधार है। जो सामान्यवादी था या उनके अर्थशास्त्र का मूल आधार है दोस्तों। मार्शल के पास आकार विभिन्न विचार, है ना। जो मार्शल के पास जो है वो आकार जो विभिन्न विचार होते वो अलग अलग ना रहकर एक हो जाते हैं, है ना। उनके लिए विशुद्ध विज्ञान बन जाते हैं। नीति शास्त्र भी कला भी है, नीति शास्त्र जो है वो कला भी है। मूल्य का निर्धारण लागत से भी होता है और सीमांत उपयोगिता तथा उत्पादकता से भी होता है। परंतु समन्वय में पूर्णता क्या होते हैं, पूर्णतया होते हुए भी गतिहीनता की खतरा उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। मार्शल में अर्थशास्त्र की गति की कमी थी, इसी कारण से उनके विचारों को रूढ़िवादी कहा गया दोस्तों। क्या था कि मार्शल जितने भी और मार्शल से पहले अर्थशास्त्री थे उनके विचारों को उन्होंने ये नहीं किया कि बिल्कुल ही गलत है। उनके अनुसार क्या था कि वो भी है ना, वो भी रहेंगे और ये भी रहेंगे। यानी कि उत्पाद किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण हो तो वो सिर्फ एक पक्ष पर जोर नहीं दिए, है ना, एक पक्ष पर जोर नहीं दिए कि सिर्फ वस्तु के लागत में, उत्पादन के लागत से ही वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, बल्कि उन्होंने मांग एवं पूर्ति का भी सहारा लिया, है ना, मांग एवं पूर्ति का भी शामिल किया तथा क्या किया उन्होंने, सीमांत उपयोगिता को भी शामिल किया, है ना। उनकी उपयोगिता के आधार पर भी उन्होंने क्या किया, मूल्य का निर्धारण किया। यानी कि सभी विचारों को क्या कर दिए, इन्होंने समन्वय कर दिए। और इन्हीं के कारण, समन्वय के कारण ही क्या हुआ कि जो अर्थशास्त्र को क्या हुआ, एक गति नहीं मिल सकी, है ना। एक गति, उनके अर्थशास्त्र में गति की कमी हो गई दोस्तों। क्लियर, जो स्पष्ट रूप से किसी भी सिद्धांत पर उन्होंने अपना प्रस्तुति नहीं की दोस्तों, है ना। और इसी कारण से क्या हुआ कि अर्थशास्त्र की गति में, है ना, इसकी कमी थी। इसी कारण से उनके जो विचार थे वो रूढ़िवादी विचारों कहा गया। और उनके विचारों को क्या कहा गया, रूढ़िवादी विचारों को कहा गया दोस्तों। यानी कि उनके अनुसार एक ही रास्ता को नहीं अपनाते थे, चारों रास्ता को अपना लेते थे। चार जो अर्थशास्त्री पहले के जो देखे गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते आदर्शवादी विज्ञान, है ना, आदर्शवादी। तो मार्शल उनके अनुसार जो मार्शल थे, है ना, अर्थशास्त्र को क्या मानते थे, आदर्शवादी शास्त्र भी मानते थे, क्योंकि वे मिल एवं बेंथम के आदर्शों से प्रभावित थे। क्योंकि वे क्या थे, मिल जो अर्थशास्त्री थे और बेंथम जो अर्थशास्त्री थे उनके आदर्शों से प्रभावित थे। उनके अनुसार अर्थशास्त्र समस्या क्या है इसकी ही केवल अध्ययन नहीं करता, बल्कि समस्या को कैसे दूर किया जाना चाहिए उसका भी अध्ययन करता है। यानी कि जब कोई भी समस्या आती है दोस्तों अर्थशास्त्र में, है ना, अर्थव्यवस्था में, तो सिर्फ वो समस्या का है उसका अध्ययन नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए या उसका क्या हल है, उनका मानना यह था कि क्या होना चाहिए, वो, है ना, क्या होना चाहिए, उसका समाधान क्या होना चाहिए, उन पर वो जोर दिए दोस्तों। और जो मार्शल थे, विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री थे उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए उनके जो सिद्धांत थे उसमें पूर्ण रूप से यह दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार अनेक अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को एवं विचारों को अपने सिद्धांत में क्या किया, समन्वय किया दोस्तों, है ना। और इस प्रकार दोस्तों देखते हैं जो मार्शल का जो आर्थिक विचार था ये खत्म होता है दोस्तों।